सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज 1 श्रावण 1943। मैं आज के इस सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबसे पूर्व गुरु वंदना से नमन करते हुए आज के इस सभा की अपन शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है और सच क्या है ये बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको तब राहों को सरल बनाते हैं आप। यही महिमा है आज के इस गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा को ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णमा। गुरु यानी अपने गुरु जो पूर्ण माँ के स्वरूप में अपने साथ हैं, जो अपने हम सभी को आशीष देते हैं। सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है। इससे अधिक और क्या कहूं मैं आज के इस अवसर पर। करता करे न कर सके गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु पूर्णिमा की आज की सभा में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, गुरु वंदना के बाद जैसे अपना गीत है, उस गीत से आज की सभा की शुरुआत करते हैं। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। जीवन का है ज्ञान इसी से सारा जग है पाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था, तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था। 0.0 बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, शल्व सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया। वर्णा कैसे गणित आज का इतना विकसित होता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। परमाणु से अंतरतम का अन्वेषण भी यही हुआ, सृष्टि ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ। सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से, वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से। हिंदू हिंदू सब जागे, आलस निद्रा त्यागे, राष्ट्रभक्ति का भाव जगा कर समाज सारा जोड़े। साथ हमारे विश्व कहेगा जय जय भारत माता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता।
यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनश्च एक बार मैं आप सभी का आज की सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करता हूं अपनी संस्था के उपाध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता जी सर से कि वो सबके समक्ष स्वागत पर 2 शब्द रखें। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज हमारी जो मासिक बैठक होती है, आज श्रावण का पहला दिन है जो हमारे के हिसाब से जो श्रावण मास है उसका आज मास के जो पहले दिन हम एक मीटिंग रख रहे हैं जिससे हम एक आपस में कनेक्टेड रहें और हम इसकी बात कर सकें और एक हमको भी बोध रहे कि आज ये मास का पहला दिन है। अब हमने पिछले जो कार्य किए थे उनकी हम समीक्षा करेंगे और इस मास का जो हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है वो भी हम निश्चित करेंगे। और धन्यवाद। अभी जो आज एक कार्यक्रम हमारे लिए निश्चित हुआ है कि एक जानकारी देने के लिए हमने एक वरिष्ठ वक्ता को बुलाया है और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ये भी तय करेंगे। अब शेखर जी बताएंगे कि हमने पिछले महीने क्या क्या किया और इस महीने हम क्या क्या करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की इस सभा को संबोधित करने हेतु एक बहुत ही जानी मानी व्यक्ति हमें आज प्राप्त हुई है। आइए हम शब्द सुमनों से आज के सभी मेहमानों का तथा अपने सीनियर गुरुओं का मान सम्मान करें। सबसे पूर्व आज की सभा में उपस्थित आज के प्रमुख वक्ता श्री सुधीर जी देशपांडे, जिनको हम आबा साहब देशपांडे कहते हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। आज की सभा में उपस्थित मेरे गुरु तथा मार्गदर्शक श्री विवेक जी देशपांडे सर, आपको भी मैं नमन करता हूं। आज की इस जूम सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं दिल की संवेदना गहराइयों से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत भी करता हूं और मेरी संवेदना भी रखता हूं। इसके पश्चात मैं निमंत्रित करता हूं आज की सभा में उपस्थित विवेक जी देशपांडे सर से कि वो ओपनिंग रिमार्क दें। आज की सभा को ओपनिंग रिमार्क दें श्री विवेक जी देशपांडे सर। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, आज के गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम इंटरवली और कंटिन्यूअसली एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए और गए कई दिनों से अपने जो मराठे काका है उनके मार्गदर्शन से अपना काम बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। ये साल में गुप्ता जी ने भी काफी सारे वरिष्ठ नेताओं को मिलकर दिल्ली में पर्सनली जानकारी दी है और आज भी जो वक्ता हमें मिले हैं आदरणीय सुधीर जी देशपांडे, सब जन उनका सुनने के लिए अभी राह देख रहे हैं। तो मैं आपका सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फिर एक बार हृदय से आपका सबका स्वागत करता हूं और आगे अवशेखर जी आप कार्यक्रम आगे चला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके 2 शब्द हमारे लिए एक बहुत बड़ी असीम आशीर्वाद रहते हैं। अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं सौ गीता आनंद जांभोरकर मैडम से कि वो आज के वक्ता श्री सुधीर जी देशपांडे सर का परिचय सभा के समक्ष दें। सो गीता जी जांभोरकर मैडम। नमो नमः। नमस्कार। संस्कृत में कहा जाता है कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति लोकम यह लोकस्तमनुवर्तते।
इसका अर्थ है से, मन से, वाणी से तथा कर्म से जो लोगों को आनंदित करता है, प्रेरित करता है, लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। ऐसे ही महान व्यक्ति श्री सुधीर जी देशपांडे महोदय, इनका परिचय मैं गीता जांभूळकर कर रही हूँ। श्री सुधीर जी तथा आबा साहेब देशपांडे, आप प्रख्यात उद्योजक हैं। आपके द्वारा शुरू किए गए छोटे से उद्योग को बड़े उद्योग समूह का रूप आपने दिया। आपके कार्य से प्रेरित होकर उद्योग शुरू करने वाले आपके महान कार्य के कारण ही आपको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। आप पहले औरंगाबाद शहर के शहर कार्यवाह तथा शहर संचालक थे। आप लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। औरंगाबाद शहर के देवगिरी तरुण भारत, देवगिरी बैंक, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल, इस संस्था के संस्थापक विश्वस्त संचालकों में से आप एक हैं। आर्य चाणक्य विद्याधाम और आनंदाश्रम के आप विश्वस्त हैं। आप मराठवाड़ा विद्यापीठ की सीनेट पर भी चुनकर आए हैं। शासकीय तंत्र निकेतन, इस स्वायत्त संस्था के बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन तथा गवर्निंग काउंसिल के सदस्य पद पर आप विराजमान हैं। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, इस संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इस पद पर आपको नियुक्त किया है। आयोजकों ने इन महान कार्य का परिचय देने का मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आभार। थैंक यू गीता मैडम। मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री सुधीर देशपांडे सर कि आप सभा के सामने आपका वक्तव्य रखें। सभी सदस्यों को जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और यह गौरव स्थान मुझे दिया, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको, जो इस कार्यक्रम के संचालक है सभी, उनको धन्यवाद देता हूं। परिचय में कहा है कि मेरा इस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान है, लेकिन यह कहना मुझे उचित नहीं लगता। मैं एक सामान्य उद्योजक हूँ और एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यही मेरी पहचान अच्छी रहेगी। इसका आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के मुझे जो लगते हैं वो दो कारण होंगे। पहला कारण तो यह है कि इस संस्था के जो प्रत्यक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति श्री अभय जी मराठे काका है, उनका मेरे ऊपर अनुग्रह है, तो उसके लिए उन्हें लगा कि मैंने इस कार्यक्रम में आना चाहिए और कुछ तो भी बात करनी चाहिए। बहुत दिन से वे इस प्रयत्न में थे और मैं टालता था, लेकिन आज वह संभव नहीं हो पाया और इसके लिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। तो मेरे उपस्थिति का प्रमुख कारण मराठे काका का जो आग्रह है वो हो सकता है। दूसरी एक चीज है कि मैं गत 6-7 साल से डेली यानी दैनिक पद्धति पर दिन विशेष भेजता हूँ। यह दिन विशेष मैं बहुत सारे लोगों को भेजता हूँ और यह दिन विशेष आगे वो लोग सब लोगों को पास में आप फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसा हम मराठी में होने की वजह से इस प्रांत में, महाराष्ट्र में, शायद यह 15-20 हजार लोगों तक डेली जाता है और आज तक इन 6-7 सालों में 1-2 दिन छोड़कर कभी इसमें खंड नहीं हुआ है। और वह दिन विशेष मराठे काका को भी जाता है, तो उसके लिए उन्हें लगता है। और ये दिन विशेष की विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रीय सौर काल गणना की तिथि दिए वाली रहती है, दिनांक दिए वाला रहता है और वह शुरू में ही रहता है।
तो उसके लिए ये एक दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन मुझे बतलाने की आवश्यकता लगती है कि मैं इस क्षेत्र में कोई बहुत जानकार या मेरा इसका अभ्यास है ऐसा नहीं। लेकिन अभी 7-8 दिन पहले इन्होंने मुझे बतलाया और मैं कुछ अन्य मेरे व्यावसायिक कारणों में व्यस्त था, तो इसकी वजह से मेरा ज़्यादा इसके ऊपर अभ्यास करना भी नहीं हो सका। तो जो कुछ भी अल्प-स्वल्प जानकारी मुझे है, वह उसका मैं आपके सामने रखना, प्रस्तुत करना, ऐसा प्रयत्न करूँगा। मुझे आशा है कि आप इस मेरी कोशिश को आनंद से स्वीकार करेंगे। अब ऐसा है कि काल गणना यह अपने पूरे विश्व में हर एक राज्य में, प्रांत में, देश में ऐसी होती है और उनकी अपनी अपनी कुछ न कुछ काल गणना की पद्धति है। और आजकल पूरे विश्व में जो प्रचलित है वह ग्रेगोरियन काल गणना है, यह आप सब लोगों को मालूम है। और एक चीज मैं शुरू में ही कहना पसंद करूंगा कि मैं ऐसा समझता हूं कि इस कार्यक्रम में कुछ अन्य लोग भी सहभागी हो गए होंगे जिन्होंने कि आज तक कभी इस राष्ट्रीय काल गणना समिति के कार्यक्रम अटेंड नहीं किए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये नए लोगों को राष्ट्रीय काल गणना के बारे में प्राथमिक जानकारी भी नहीं होगी। तो वह प्राथमिक जानकारी देना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। लेकिन यह प्राथमिक जानकारी देने से एक और चीज हो सकती है कि जो अनुभवी कार्यकर्ता इससे पहले से जुड़े वाले हैं, संलग्न है, उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या प्राथमिक चीज हमको बतला रहे हैं, हम तो यह अनेक बार सुन चुके हैं, तो आप यह बतलाकर हमारा व्यय समय का व्यय क्यों कर रहे हैं। फिर भी मेरी उनसे यह विनती है कि यह जो नए लोग जुड़े होंगे उनके लिए यह प्राथमिक जानकारी देना भी मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। तो हर देश में काल गणना अपनी अपनी है, लेकिन जैसा मैंने बतलाया है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह पूरे विश्व में प्रचलित है और भारत में तो है ही है। हर एक देश की अपनी अपनी काल गणना होती है। अपने ऊपर यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ब्रिटिशों ने उनका अपने ऊपर जब राज्य था उस समय थोपा था। अपनी तरफ कैलेंडर्स थे, अपनी तरफ पंचांग थे और वे पंचांग बहुत ही शास्त्र शुद्ध थे और यह हजारों सालों से चलते आए हैं। यहाँ यानी कि जैसे रामायण महाभारत 20,000 सालों का पुराना कालखंड है, उसमें भी यही पंचांग चलते थे और वो पंचांग आज भी चलते हैं और वो साइंटिफिकली बहुत ही एक्यूरेसी वाले हैं। लेकिन यह प्रचलित पंचांग जो थे हर एक स्टेट में या हर एक संस्थान में अलग अलग थे। अगर उनको ब्रिटिश लोग बढ़ावा देते या उनको वैसा ही चलने देते थे तो उनको पूरे भारत पर राज्य करना असंभव होता था। तो उसके लिए उन्हें एक ही कालगणना चाहिए थी और वो कालगणना उन्होंने अपनी जो कालगणना है ग्रेगोरियन कालगणना वो भारत पर थोपी और उनका राज्य होने की वजह से वो जो करेंगे, साहब लोग जो करेंगे वो ही अपने लोगों को, प्रजाजनों को सुनना पड़ता था। तो उसके लिए ग्रेगोरियन कालगणना आ गई। ये मतलब नहीं कि ये पूरे विश्व में प्रचलित है तो बहुत ही अच्छी और सर्वश्रेष्ठ कालगणना है और शुद्ध कालगणना है, इसमें कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यह ग्रेगोरियन कालगणना यह कमियों से भरी वाली है, उसका ये जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन यह कालगणना शासन करने वालों की होने की वजह से हमें दूसरा रास्ता भी नहीं था वह मानने के बगैर, और इसलिए भारत में यह कालगणना चलती रही। दूसरी एक बात है कि व्यावहारिक दृष्टिया यह कालगणना सब तरफ प्रचलित होने की वजह से नई कालगणना कौन शुरू करेगा, कब करेंगे और वह विश्व में कैसी प्रचलित होगी, यह भी बात थी। फिर भी अपने देश में जो लोग थे जैसे कि
राजकारण में सबसे अच्छी तरह सब लोगों को परिचित है लोकमान्य तिलक जी। इनका अभ्यास गणित का और खगोलीय शास्त्र का था, तो ये बड़े विद्वान भी थे लोकमान्य तिलक जी। तो इन्होंने प्रयत्न किया कि ग्रेगोरियन जो कालगणना है वो कालगणना ही कैसी और शुद्ध की जाए, इसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने परिषद बुलाई, कॉन्फ्रेंसेस बुलाए, और उनके जीवित काल में उन्होंने 3 बड़े बड़े परिषदा लिए, कॉन्फ्रेंसेस लिए, और उसमें यह विषय उन्होंने आगे निकाला कि अपने पंचांग जो है इनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। और यह शुद्धिकरण पहले होता था, लेकिन बाद में पारतंत्र आने के बाद में और ज्यादा करके मुसलमान शासकों ने जो है वह अपनी सभी वेधशालाएं जो थी और जो अपनी ग्रंथ संपदा थी तक्षशिला वगैरह के जैसे, नालंदा के जैसे, वो सभी पुस्तकालय और ग्रंथशालाएं, वेधशालाएं ये पूरे नष्ट कर दिए। इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन यह पंचांग का होता था वह हो नहीं सकता था, और ये कारण से पंचांगों में जो हमेशा अपग्रेडेशन, अपडेटिंग, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो होता नहीं रहा। तो इस कारण से पंचांगों में कुछ तो भी स्थिरता आ गई, और यह स्थिरता आने की वजह से जरा प्रॉब्लम होने लगे। तो यह बात लोकमान्य तिलक जी के मन में आ गई और उन्होंने भी प्रयत्न किया। इसके बाद में भी बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे कि आप जानते हैं यह राष्ट्रीय अपनी सौर दिनदर्शिका बनाने वाले जो मेघनाथ जी शाह थे, ये भी बड़े साइंटिस्ट थे, और इनका साइंटिस्ट और खगोलीय शास्त्र में यह बहुत निपुण थे। और इनका भी प्रयत्न ऐसा था कि यह ग्रेगोरियन कालगणना के बजाय अच्छी अपनी भारतीय संस्कृति का जो कालगणना है इस पद्धति पर आधारित और एकदम निर्दोष ऐसी इस प्रकार की कालगणना हो जाए। तो मेघनाथ जी शाह भी काम करते थे, वो बड़े साइंटिस्ट थे, ये मैंने बतलाया आपको। लेकिन वो और एक बात थी कि वो सांसद भी थे, पहली लोकसभा में वो कलकत्ता से चुनकर आए थे। और विशेष बात ये है कि वो चुनकर आए थे और उन्होंने उस समय का जो प्रभावी पक्ष था कांग्रेस, उसके धनाढ़ उम्मीदवार था हिम्मत सिंह का, उनका पराभव करके वो समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे। तो ऐसे सांसद भी होने की वजह से भी उनके जो वो जो ओपिनियन रखेंगे उसको वेटेज प्राप्त होता था। तो ये इस वजह से उस समय पहली लोकसभा में आप सबको विदित ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे। तो उनको भी ये लगता था कि अपनी अपनी कालगणना होनी चाहिए, और भारतीय कालगणना अगर रही तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में लोगों के मन में आजकल ज्यादा भ्रांति निर्माण हो गई है ऐसा लगता है। फिर भी इस जहां तक राष्ट्रीय सौर कालगणना की बात है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा समर्थन था, उनका पूरा सहकार्य था और उनका पूरा सपोर्ट भी था। तो इसकी वजह से उसी समय पर CSIR यानी जो औद्योगिक और सांस्कृतिक ऐसे इस प्रकार की जो एक संस्था स्थापन हुई थी, यह 1952 में स्थापन हो गई थी, ये स्वातंत्र्य मिलने के बाद में। और उस संस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्देश दिया कि यह राष्ट्रीय कालगणना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसके बजाय अपनी भारतीय कालगणना अगर हो सकती है तो देखिए। तो CSIR नया नया स्थापन हुआ था, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया, और उस समिति का गठन करने के बाद उसके अध्यक्ष के रूप में मेघनाथ शाह जी को नियुक्त किया गया। अब मैंने आपको बताया कि मेघनाथ शाह जी एक खगोलीय शास्त्रज्ञ थे, फिजिक्स के शास्त्रज्ञ थे, तो उनका इसका अभ्यास भी था। और जो बाकी 7 सदस्य थे, वो 7 सदस्य जो है वो बहुत इस विषय में अनुभवी और काफी जानकार लोग उसमें लिए गए थे। और इन लोगों ने
4-5 साल मेहनत करके इस राष्ट्रीय कालगणना का निर्माण किया है। तो यह उनका अपने देश पर, अपने समाज पर, और वैसे तो मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व पर ही बहुत उपकार हो गए हैं, और वह उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय काल गणना की समिति, इसका निर्णय तो 5 साल में हो गया, और 1957 से यह शुरू हुई। लेकिन 1953 में जब इसका उद्घाटन किया गया समिति का और कार्य शुरू हुआ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो मीटिंग में आए थे, और उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था, और उस समय उन्होंने भाषण किया था। उस भाषण का एक अंश मैं आपको पढ़कर बतलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि देश में प्रचलित सभी काल गणनाओं का परिशीलन यह समिति करे और एक योग्य वैज्ञानिक काल गणना सामने ले आए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो काल गणना प्रचार में है उसे बदलना कठिन है, लेकिन उसे बदलने का प्रयास आवश्यक है। देखिए, उस समय 1953 ने भी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो कालगणना प्रचार में है उसे बदलना कठिन है, और आज भी अपने कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता यही बात कहते हैं कि जो कालगणना यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर आज प्रचार में है उसे बदलना कठिन है। फिर भी पंडित नेहरू जी कहते हैं कि लेकिन उसे बदलने का प्रयास आवश्यक है। तो यह जरूरी बात है, और वो हमने अधोरेखित करनी चाहिए। वो कहते हैं आगे, मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक यह कार्य अवश्य करेंगे। तो यह शुरुआत में जब उन्होंने उसका उद्घाटन किया समिति का, उस समय के यह उनके शब्द है, और यह बाद में सिद्ध हो गया कि मेघनाथ शाह। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो विश्वास था कि अपने वैज्ञानिक यह कार्य जरूर करेंगे, तो आगे देखकर हम लोगों ने देखा कि मेघनाथ शाह जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने बिल्कुल अच्छी तरह से वह कार्य करके विश्व में सबसे अच्छा ऐसा काल गणना जो है वह उन्होंने अपने को दी है। अब इसके पहले वाले कालगणना में क्या क्या दोष थे? तो सबसे पहले तो भारत की कालगणना तो एकदम संपूर्णतः निर्दोष ऐसी कालगणना है जो हम जिसे पंचांग कहते हैं। यह पंचांग कालगणना जो है वह दोनों पर आधारित है, यानी उसमें चांद्र मास है, लेकिन दिन और वर्ष यह जो है वो सौर पर चलता है, यानी वह सौर पर भी चलती है पंचांग की पद्धति, और वह महीने जो है उसके वह चांद्रमास के जैसे होने की वजह से वह चांद्रमास को भी लगती है। फिर भी बाकी विश्व में जितने कालगणना है उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मुस्लिम का जो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि वह केवल चांद्र कालगणना पर आधारित होने की वजह से उसके ऋतु और पंचांग, उसका कैलेंडर और ऋतुओं का कोई संबंध नहीं रहे। तो इसके लिए कभी रमजान महीना पूरी धूप में आता है, तो कभी वह ठंडी में आता है, तो कभी बारिश में आता है। तो ऐसे ही पूरे विश्व में जो कालगणना है उसमें कुछ न कुछ दोष है। लेकिन पंचांग की जो कालगणना है वो आज तक विशुद्ध है, और सेकंड्स में भी उसमें हजारों साल हो जाने के बाद में भी उसमें कोई दोष नहीं आया है। जैसे कि अपने एक कार्यकर्ता ने बतलाया है, उन्होंने अभ्यास करके बतलाया है कि भारत की जो कालगणना है उसका मैं आपको बतलाता हूँ। तो इन्होंने ऐसा लिखा है, ये जो रेफरेंस मुझे मिला है वो मराठी में है, फिर भी वो मैं पढ़कर बतलाता हूँ। वे लिखते हैं कि 8 से 197 करोड़ 29 लाख और 50,000 वर्ष पूर्व भी भारत में कालगणना का शोध था, और यह काल ऐसा है कि इस काल में शायद पृथ्वी का जन्म होकर कुछ साल हो गए होंगे या मानव वंश निर्माण हो गया होगा।
ये जैसा आपने इधर लिखा है, और इसका नाम जिन्होंने यह लिखा है उनका नाम अनिल सांबरे है, तो उनके किताब में का, ग्रंथ में का यह मैंने आपको दिया है, यह रेफरेंस। आगे एक कार्ल सेगन नाम के एक खगोलीय शास्त्रज्ञ है, कार्ल सेगन। ये पाश्चात्य है, तो ये पाश्चात्य होने की वजह से वो जो कहेंगे उनके ऊपर भारतीय लोग विश्वास ज्यादा रखते हैं। तो ये कार्ल सेगन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उनका जो कॉस्मॉस नाम का जो ग्रंथ लिखा है, तो उसमें कहते हैं की विश्वामध्ये हिंदू धर्म हा एकच असा धर्म आहे की ज्या धर्माचा या ब्रह्मांडामध्ये उत्पत्ती आणि लय याची एक प्रक्रिया सातत्याने चालू असते, यावर संपूर्ण विश्वास आहे। आणि हा एकच धर्म असा आहे की ज्याने काळाचे सूक्ष्मतमापासून ब्रह्मतमापर्यंत मापन केले आहे आणि सामान्य दिवस रात्र धरून 8 अब्ज 64 कोटी वर्षाच्या ब्रह्मदेवाच्या दिवस रात्रीची कालगणना केली है। यानी कार्ल सेगन कहते हैं कि यह हिंदू धर्म और इसका खगोलीय शास्त्र, पंचांग शास्त्र इतना महानतम प्राचीन है और विशुद्ध है कि इसने ब्रह्मदेव का वर्ष जो करोड़ों सालों का होता है उसकी भी कालगणना की है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे पल घटी इनका भी सभी का किया है। तो ये कार्ल सेगन कहते हैं। तो यह पंचांग अच्छे हैं, लेकिन पंचांग की व्यावहारिक इसमें कुछ समस्या निर्माण होती है। वो ये है कि पंचांग में जो तिथि चलती है उसका और दिन का कोई संबंध नहीं रहता है। ये हो सकता है कि कभी कभी तिथि जो है वो दिन में शुरू हो जाए, कभी आधे दिन के बाद में शुरू हो जाए, कभी कभी तिथि रात में या सवेरे सवेरे भी जल्दी शुरू हो सकती है पहले प्रहर में। तो यह उसका एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी है उसमें एक समस्या कि कभी कभी दिन में एक शुरू में सुबह में एक तिथि रह सकती है और शाम में दूसरी तिथि रह सकती है, या कभी कभी सवेरे एक तिथि रहती है, दोपहर शाम तक एक तिथि रहती है और रात में तीसरी तिथि शुरू हो जाती है, यानी एक तिथि का क्षय भी हो जाता है। तो यह सब समझना और व्यावहारिक सब उसके कैलकुलेशन करना यह मुश्किल हो जाती है। तो यद्यपि वह कालगणना निर्दोष है और प्रकृति से पूरा संतुलन रखती है और अपने धार्मिक कार्य वगैरह उस पर ही चलते हैं, फिर भी व्यावहारिक इसमें यह पंचांग का वापर करना या उसका उपयोग करना यह मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए अपने को पूरी विशुद्ध ऐसी ही कालगणना चाहिए थी। फिर ये अभी जो चल रही है ग्रेगोरियन कालगणना, उसमें क्या तकलीफ है? तो यह कालगणना तो बिल्कुल अशास्त्रीय है, इसमें कोई भी शास्त्र से संबंध नहीं है। यह कालगणना अंदाजे से 2000 साल पूर्व शुरू हो गई और उसमें उन्होंने उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, तो लेकिन उनको इतना मालूम था कि यह कालगणना जो है वो सूर्य के भ्रमण पर आधारित रहनी चाहिए। तो इन्होंने एक साल के शुरू में 10 महीने कर दिए, 10 महीने किए और उसमें फिर 10 महीने और 1 महीना अंदाजे से उन्होंने 30 दिन का रखा। तो 10 महीने और 30 दिन छोड़ने के बाद में 360 दिन ही आ गए उसमें, और साल तो 365 दिन का होता है। तो उनको फिर बाद में ऐसा लगा कि 1 महीना और बढ़ा दे, तो उन्होंने 1 महीना और बढ़ा दिया। और वो पहली कैलेंडर जो उनका था वो कैलेंडर चलता था मार्च से, 1 मार्च से वो कैलेंडर चलता था। और मार्च में उनका शुरू करने का कोई भौगोलिक ऐसा कारण नहीं था, लेकिन मार्च बोले तो आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ो नाम होने की वजह से वहां से उन्होंने शुरू कर दिया। तो 1 मार्च से शुरू हो गया और मार्च महीने को पहला महीना वो रखते थे। लेकिन ये जब दिन ज्यादा जाने लगे तो इन्होंने 2 महीने उसमें ऐड करने का सोचा, 1 महीना जनवरी और दूसरा महीना फरवरी, ये ऐड कर दिया। तो जनवरी जो है वो शुरू में ऐड किया और फरवरी जो महीना है वो लास्ट में ऐड कर दिया। ऐसा करके उन्होंने 12 महीने उस कैलेंडर में लिए। ये क्रिश्चियन कैलेंडर था तो इसमें 12 महीने आ गए।
तो पहले का नाम जनवरी और फिर मार्च से शुरू हो गया। और ये पूरे नाम जो थे वो पूरे नाम ये अपने संस्कृत वाले नाम पर आधारित लैटिन के नाम थे। दिसंबर, नवंबर, ये सब जो नाम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7, 8, 9, 10 इस पर थे। और दिसंबर के बाद में उन्होंने फरवरी महीना रखा था। तो इसके बाद ये भी प्रॉब्लम आने लगा इसमें, क्योंकि ये 3 से 60 दिन तो हो गए, लेकिन फिर 5 दिन रहते थे, उसका क्या करें। हर साल 5-5 दिन बढ़ते बढ़ते ऐसे 50-60 दिन एक्सेस बढ़ने लगे। फिर वो जो राजा था वो एक ऑर्डर निकालता था और वो कहता था कि इस साल 60 दिन ज्यादा आएंगे, तो ऐसा करके वो एडजस्ट करते थे उसको। तो ये फिर जूलियस सीजर जब शासक हो गया तो उसने ऐसा सोचा कि ये ऐसा करना गलत है, तो उसने बीच में 1 महीना जो है उसका नाम बदलकर उसको अगस्त कर दिया और 31 दिन का वो महीना कर दिया। उस काल में 31-30, 31-30 ऐसे महीने चलते थे। तो उसको उसने जूलियस सीजर ने वो ऐड कर दिया और उसका नाम जुलाई रख दिया। तो फिर जरा एडजस्ट हो गया। जूलियस सीजर ने जो कालगणना शुरू की वो पहले वाली कालगणना से थोड़ी दोष कम थे उसमें। उसका जो ग्रैंडसन था वो अगस्त सीजर, वो फिर आ गया, वो उससे भी ज्यादा बहादुर था। उसने उसको और निर्दोष करने की कोशिश की और फिर उसने उसमें 1 महीने का नाम अगस्त रख दिया। फिर जूलियस सीजर का जो महीना था वो 31 डेज था और इसका महीना जो अगस्त आ गया तो 31 के बाद में 30 ऐसे चलते थे उस समय। तो उसके लिए उसको लगा कि मेरे महीने में अगर 30 दिन आ गए तो जूलियस से मैं कम, मेरा महत्व हो जाएगा। तो इसके लिए उसने उसके भी महीने 31 कर दिए। तो इसी वजह से जुलाई के बाद में अगस्त के भी 31 महीने आ गए। और फिर ये इतना करने के बाद में भी वह जो 5 दिन का प्रॉब्लम था वो चलते रहा। फिर इसने कुछ महीने भी 31 तारीख के कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, 1 दिन ज्यादा हो गया। 1 दिन ज्यादा हो गया तो फिर क्या करना, तो उसने फरवरी का जो है वो 1 दिन काट दिया और उसको फरवरी को वो उसने 2 नंबर पर लगाया। तो ये 2 महीने अननेसेसरीली पहले आने की वजह से यह जो सितंबर, अक्टूबर, ये जो नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने थे इसका क्रम भी बदल गया। और जो 10वां महीना दिसंबर है वो सबसे लास्ट में चला गया, वो 12वां महीना हो गया। तो ऐसी यह अशास्त्रीय है और राजा जो कहेगा वैसा ही होगा। इस परिस्थिति में राजा के मन पर यह कालगणना आधारित है, उसको कोई शास्त्रीय नहीं है। तो यह, और फिर इसमें बहुत दिन ऐसा ही चला। यह साधारणतः 15वीं 16वीं शताब्दी तक चला। फिर भारत में पाश्चात्य लोग आ गए और आप सबको मालूम है कि वास्को डी गामा इधर आ गया। वास्को डी गामा भारत में 1497 से 1499 तक, यह यानी 1497 से 1499 तक भारत में था। तो वह जब इधर आया तो वास्को डी गामा यह पूरा सेलिंग करते हुए समुद्री मार्ग से आ गया, इधर रहा 2 साल। तो इसमें उसने यह देखा कि यहाँ के जो पंचांग है, यहाँ की जो कालगणना है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होती है और वह प्रकृति से मिलती है और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो इसका उसने अभ्यास करने को लगाया अपने लोगों को। और ये पंचांग के जो ग्रंथ है और उसने अभ्यास करने के बाद में उसमें और अपनी कालगणना में जो प्रॉब्लम आते हैं वह सब जाते समय वह यूरोप में लेकर गया, उसके लोग लेकर गए और वहां के पोप लोगों को उसने बतलाया कि ये जो भारत में कालगणना चल रही है यह साइंटिफिक है और इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, अपनी तरफ ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उस समय ग्रेगरी नाम का पोप था, तो वो ग्रेगरी पोप ने उसका सब चेंजेस करने का उसमें सोचा और वह उस समय से उसने चेंजेस की जो कि भारतीय कालगणना भारतीय पंचांगों पर आधारित थी। लेकिन उन लोगों ने यह नहीं बतलाया
कि यह भारतीय कालगणना के आधार पर हमने ये चेंजेस किए हैं। उसने उसका पूरा क्रेडिट ले लिया और उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर यह नाम दुनिया में आ गया। लेकिन एक बात इसमें साबित करने के लिए हम प्रूफ दे सकते हैं कि अगर समझो ये ग्रेगरी या ये पोप लोग इतने इंटेलिजेंट थे और यह अपनी जो अशास्त्रीय कालगणना है उसको शास्त्र शुद्ध कर सकते थे, तो 2000 वर्ष पूर्व से 1500 साल तक, यानी ये 1500 साल 1600 साल जो है उनमें से एक भी आदमी को यह कैसा नहीं मालूम पड़ा कि ये कैलेंडर में आपने इतने दोष है और वो दोष दूर करने की ये पद्धत है। तो जब भारत का संबंध उनका आ गया तभी यह उनको ज्ञात हो गया और भारतीय कालगणना के आधार पर उन्होंने भी अपने चेंजेस कर लिए। तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की निर्मित हुई है आगे। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में बहुत सारे दोष है। अभी मैं जो इतना बतलाया उतना मैं समझता हूँ आज के लिए काफी है। और अपनी कालगणना कितनी शास्त्र शुद्ध है उसके बारे में बात करेंगे। तो यह जो मेघनाथ शाह जी ने कालगणना दी है और जिसका हम लोग प्रचार और प्रसार करने का अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं मराठे काका के मार्गदर्शन से, और इसके पहले भी औरंगाबाद शहर में ऐसा कार्य शुरू हुआ था। और ऐसे ही एक डोंगरे काका थे, वो अभी रहे नहीं है, लेकिन डोंगरे काका जी ने भी इसका काफी कार्य किया था। तो औरंगाबाद यह एक ऐसा शहर हो रहा है कि यह राष्ट्रीय कालगणना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो आप सब लोग यह जो अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय कालगणना का प्रचार और प्रसार करना यह आज की अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आवश्यकता तो है ही, लेकिन विश्व कल्याण के लिए विश्व को अच्छी और निर्दोष कालगणना देने का दायित्व भारतीय लोगों पर है। और वह अपने को विश्व गुरु होने के नाते अपने को सब लोगों को देने का है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इस विषय में आज का दिन बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। यह संयोग है कि आज ही यह अपना विचार चल रहा है। तो यह जो राष्ट्रीय कालगणना है यह कैसी विशेष है कि यह किसी राजा के नाम पर यह ऐसी नहीं चलती है। भारत में भी कई राजाओं के नाम पर कालगणना चलती है। जैसे अपने आदरणीय और अपने सब के आदर्श जो शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी शिवशक शुरू किया। शालिवाहन ने शिवशक शुरू किया था। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया था। तो भारत में ऐसी कालगणनाएं बहुत शुरू हुई। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कालगणना है यह कोई राजा महाराजा या संस्थानिक या कोई धार्मिक पुरुष के आधार पर शुरू नहीं है। इसका पूरा जो बेसिक फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो पूरा खगोलीय सिद्धांतों पर और खगोलीय इवेंट्स, घटनाओं पर आधारित है। जैसे कि अपना जो कैलेंडर शुरू हो जाता है 1 चैत्र को, यह कैलेंडर कौन सी बातों पर आधारित है वह हम देखेंगे। तो 1 चैत्र यह जो है यह वसंत संपात पर आधारित है। वसंत संपात यानी क्या कि उस दिन पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात यह बिल्कुल 12-12 घंटे के रहते हैं। तो वह 1 चैत्र यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में या क्रिश्चियन कैलेंडर में हम कहें तो 22 मार्च को यह शुरू हो जाता है अपना जो राष्ट्रीय कालगणना का है। तो यह वह उसका वसंत संपात यह बिंदु स्थिर है और यह कोई बदलने वाला नहीं है। तो वसंत संपात इस खगोलीय घटना पर आधारित यह कैलेंडर है। फिर इसके बाद में जो हमारा 1 आषाढ़ आता है वह जो है वह दक्षिणायन की शुरू होती है उस समय से।
यानी सूर्य का प्रवास जो है वो दक्षिणायन में शुरू होता है। यह प्रवास जब हम सूर्य का कहते हैं तो वह आभासी प्रवास है, यह आप सब लोगों को मालूम ही है। सूर्य हमारी जानकारी के अनुसार और हमारी श्रद्धा के अनुसार और साइंस के भी अनुसार सूर्य स्थिर है और बाकी पृथ्वी उसके सामने घूमती है, उसके गोलाकार घूमती है। लेकिन साइंस ने और अपने भी पौराणिक मुनियों का विश्वास यह था कि इस पूरे विश्व में हजारों सूर्य है और हजारों सूर्यमालाएं हैं और उनका सबका भ्रमण चल रहा है। उस रेफरेंस में और उस कंटेक्स्ट में अगर कहे तो सूर्य भी अस्थिर है, लेकिन आज की अपने विषय का विषय वह नहीं है। जहां तक अपनी सौर कालगणना का विषय है उसमें सूर्य स्थिर है और सूर्य का जो यह भ्रमण आभासी भ्रमण है, तो यह आभासी भ्रमण दक्षिणायन का भ्रमण यह 1 आषाढ़ से शुरू होता है। उसके बाद में हमारा 1 आश्विन आती है, यह 23 सितंबर को आती है रोमन कैलेंडर से या क्रिश्चियन कैलेंडर से। यह जो है यह शरद संपात है और इस दिन भी बिल्कुल दिन और रात 12-12 घंटे के रहते हैं। उत्तरायण का प्रारंभ जो है वो 1 पौष यानी 22 दिसंबर से शुरू होता है। यानी ये जो 4 महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, इवेंट्स है, इनके ऊपर हमारी राष्ट्रीय कालगणना आधारित है। तो ये इसका मतलब ही यही हुआ कि यह कैलेंडर जो है यह कैलेंडर सबसे आदर्श है, यह दोष रहित है, यह किसी व्यक्ति के जन्म मरण पर आधारित नहीं है। इसे बदलने का कोई जरूरत नहीं आएगी आगे के हजारों लाखों साल में। और अगर कुछ मामूली सेकंड का वगैरह फर्क भी आ गया तो अब ऐसी स्थिति है कि अब हमारे ग्रंथ कोई जला नहीं सकता है, हमारी वेधशालाएं, हमारी लेबोरेटरीज कोई जलाने की इसमें भी ताकत नहीं है। भारत समर्थ बन रहा है, तो इसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस भी करने पड़े इसमें सेकंड के या पार्ट ऑफ सेकंड के, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी करने पड़े, तो हमारी स्थिति ऐसी आने वाली है, समर्थ भारत बन रहा है, तो हम जरूर करेंगे, वो बदल भी करेंगे। तो यह दोष रहित कालगणना है और यह इतनी दोष रहित है कि आज विश्व में एक भी कालगणना ऐसी नहीं है। और हमें यह प्रयत्न सब लोगों ने करना चाहिए कि यह कालगणना पूरे विश्व में मान्य हो जाए और सभी विश्व में इसका उपयोग हो जाए। लेकिन यह कब हो सकता है? अगर यह करने वाले जो लोग हैं, यह मानने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए 1957 से ये शुरू हुआ है काम, ये सब करने वाले जिनके लिए हुआ है, वो भारतीय अगर इसका व्यवहार में उपयोग करेंगे तो ही यह हो सकता है। और वही उपयोग नहीं करते हैं। हम भी अपने पूरे जो व्यावहारिक कार्य है वह सब अभी भी ग्रेगोरियन पर ही कर रहे हैं। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन ये हम अभी भी उनकी गुलामगिरी कर ही रहे हैं। तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका उपयोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना करें। पंडित नेहरू का ही अगर कहना पुनः उद्धृत करे तो यह कार्य बहुत कठिन है। उन्होंने भी कहा था कि प्रचलित कालगणना का वापर छोड़कर नई का अवलंब करना यह बहुत कठिन कार्य है। फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए, हमें जितना हो सकता है उतना प्रयास करें। अपनी कालगणना की जो बैठक हुई थी और आखिरी बैठक जब हुई थी जिसमें कालगणना को सम्मति मिली और बाद में पार्लियामेंट ने उसको कालगणना की सम्मति दी, उस मीटिंग में जो निर्णय हुए थे उसमें ऐसा कहा गया है कि अपने सभी लोगों के जो पारिवारिक या वैयक्तिक या धार्मिक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अपने जो चांद्र मास युक्त ऐसा जो सौर पंचांग चलते हैं उससे करने में कोई तकलीफ नहीं है, वो चालू ही रहेंगे। यानी अपना जो धार्मिक कार्य है वह अपने पंचांग के अनुसार करने के लिए राष्ट्रीय सौर कालगणना की अनुमति है और इसको सरकार ने भी मान्यता दी है। और यह अपनी जो समिति हुई थी मेघनाथ जी शाह की अध्यक्षता में, उसने भी अपने धार्मिक कार्य
और अपने पारिवारिक वैयक्तिक जो कार्य है वो चलाने के लिए अपने अपने पंचांग का वापर करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए अधिकृत मान्यता दी है। लेकिन व्यवहार में जो है यह राष्ट्रीय कार्यगणना ही उपयुक्त है। और इसके सभी के दिन जो है वो मध्य रात्रि से शुरू होंगे, ऐसा भी उन्होंने निर्णय लिया है। यानी देखो उन्होंने कितने विचार किए हैं कि अगर वो कहते कि यही कालगणना लागू हो जाएंगी और आप अपने धार्मिक कार्यक्रम भी इससे ही करो तो मुश्किल हो जाती थी और उससे जनता का विरोध सहन करना पड़ता था। तो यह मान्यता उन्होंने देखी रखी है। फिर तिथि या दिन जो है वो मध्य रात्रि से ही शुरू करेंगे 12 बजे से रात के, यह उन्होंने रखा है। तो व्यवहार में किधर भी इसके लिए तकलीफ नहीं आएंगी। तो ये जो मेघनाथ जी शाह थे और उनको जो सभी सदस्य थे, इन्होंने पूरी तरह से विचार करके प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या क्या डिफिकल्टीज या आ सकते हैं इसका पूरा विचार करके यह राष्ट्रीय कालगणना अपने को दी है। और यह अत्यंत निर्दोष ऐसी कालगणना है और यह विश्व में करनी चाहिए। विश्व में लागू करने के लिए हम अगर सभी भारतीय इसको लागू करेंगे तो ही यह विश्व में हम बतला सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतना कहकर मैं मेरे विचार यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इन्होंने बतलाया था मुझे मराठे काका जी ने कि इसके उपरांत कुछ प्रश्नोत्तरी होंगी, तो मुझे जितना आवश्यक लगा उतना दिया। और प्रश्नोत्तरी में अगर कुछ प्रश्न आ जाएंगे उसे हम हमारे संघ के इसमें शंका समाधान नहीं कहते हैं, हम जिज्ञासा समाधान कहते हैं। क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कालगणना का कि इसमें कोई शंका आने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी और निर्दोष कार्यगणना की है कि इसके बारे में किसी को भी शंका रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा हो सकती है, तो उस जिज्ञासा का अगर मुझे हो सका तो मैं समाधान करूंगा। लेकिन आपके इसमें भी ऐसे कई सदस्य हैं कि जिनका अभ्यास मेरे से 10 गुना ज्यादा है, तो वे भी उसका समाधान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। आबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मधुर वाणी से आपने सरल शब्दों में सबके सामने विषय बहुत सरल से आपने रखा और हम सबकी जो विचारशीलता है उसमें आपने बढ़ोतरी की है। इसके लिए मैं हृदय के गहराइयों से राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी आज की सभागार में उपस्थित सभी से मैं विनती करता हूं कि किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो या किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो कृपया चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखें। तब तक मैं विनती करता हूं अध्यक्षीय समारोह के लिए अपने संस्थापक सदस्य श्री अभय जी मराठे सर से कि वो आज की सभा में अध्यक्षीय समारोह करें। श्री अभय जी मराठे। प्रश्नोत्तर घेऊन टाका आधी। सर मैं प्रश्न पढ़ता हूं। जो चैत्रादि सौर मास है उनके समकक्ष मधु माधवादि मास कौन से हैं? यह प्रश्न पूछा है आर्यमन चेतस ने। तो ये 12 मास है और वे अपना जो कैलेंडर निकल रहा है राष्ट्रीय कालगणना मंच का, उसमें वो 12 के 12 मास दिए हैं। और यह मास जो है ये पुराने काल से यानी वेद काल से चलते आए हैं, तो समकक्ष है और वो 100% समकक्ष है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि वेद काल के जो मास है वो ही वैसे है। वो 12 के 12 के नाम भी मेरे सामने है, लेकिन वह पढ़कर बतलाने से मैं यह सोचता हूँ कि हर एक के पास में राष्ट्रीय कालगणना मंच का कैलेंडर होगा ही, तो उसमें वह मास लिखे वाले हैं 12 के 12 और वो उपलब्ध भी है। और अभय मराठे सर आप कुछ कहना? समिति ने जो निर्णय लिया था कि यह मास जो प्रचलित मास है वही रखे जाए, इसके लिए अपने पंचांग के जो मास है
जो यानी शालिवाहन शक वाला पंचांग हो या विक्रम संवत वाला पंचांग हो, वो जो ज्येष्ठ आषाढ़ चैत्र वैशाख यह नाम है वही रखे हैं। और इसको एक शास्त्रीय आधार दूसरा भी है कि सूर्य का आभासी भ्रमण जिस राशि में होता है उस समय जो नक्षत्र रहता है उस नक्षत्र के ऊपर वह नाम दिया गया है। तो वह अपने को आकाश में या अंतराल में वह जो ग्रह है, वह जो नक्षत्र है, वह नक्षत्र देखा जा सकता है। तो इस से वह एक खगोलीय घटना पर आधारित मास का भी महीना है। जैसे पहला महीना जो है अपना चैत्र, वह जब सूर्य का भ्रमण चित्रा नक्षत्र में रहता है और संपत जब रहता है वह चित्रा नक्षत्र का रहता है, तो उस समय होने की वजह से उसका नाम चैत्र है। वैसे ही विशाखा नक्षत्र होने की वजह से उस समय वैशाख महीना है। तो यह हमने आज फॉलो किया है। और पुराने वाले जो नाम है वो नाम भी इसको बिल्कुल डिट्टो मैच करते हैं, लेकिन नाम संस्कृत में है, पुराने नाम है, इतना ही कुछ फर्क है। सर और एक प्रश्न आया है जो विवान जी पूछ रहे हैं कि आपने जो सनवार होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं, क्या ये सोलर बेस्ड कैलेंडर पे या विक्रम कैलेंडर के ऊपर निर्धारित हैं? किस पर बेस्ड हैं ये पूछ रहे हैं। यह सही प्रश्न है और यह प्रश्न बिल्कुल उचित है पूछना, क्योंकि आपने दैनंदिन व्यवहार में जैसे अपने को सैलरी पेमेंट करना है, बिल भरने हैं, टेलीफोन का बिल भरना है, या रेंट देना है घर का, फ्लैट का, या किससे लेने का है, यह सब जो काम है ये व्यावहारिक कार्य है और यह भी चलते हैं। वैसे ही घर में अपने को कोई फेस्टिवल मनाने का रहता है, त्योहार मनाने का रहता है, और या कुछ शांति करने की रहती है, ये ऐसे जो काम है सनवार कहने के रहते हैं, उत्सव करने के लिए रहते हैं, जैसे गणेशोत्सव रहता है, यह सभी चीजें जो है ये हमारे पुराने कालगणना जो है पंचांग उसके ऊपर आधारित है। और यह पंचांग भी शास्त्र शुद्ध ही है। जैसा मैंने पहले बतलाया था, यह चांद्र मास आधारित सौर वर्ष पर ऐसा पंचांग है, यानी यह पंचांग सौर वर्ष पर आधारित है, लेकिन वह चांद्र मास पर भी आधारित है। ऐसा दोनों का अत्यंत अच्छी रीति से अपने ऋषि मुनियों ने उसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसके समिति ने भी जो ठहराव किया था यह राष्ट्रीय कालगणना के लिए, उसमें क्लियर कट यह भी उल्लेख है जो मैंने पहले भी बतलाया था कि अपने को अपने पारिवारिक, धार्मिक और वैयक्तिक जो अगर कुछ विधि करने के हैं तो उसके लिए स्थानिक पंचांग का वापर करना यह उसमें अनुग्रहित किया है, उसके लिए परमिशन है। राष्ट्रीय सौर कालगणना का जो वापर है वह सभी व्यावहारिक कामों के लिए हो जाएगा, और भी कोई अगर कोई वैयक्तिक कार्य के लिए करना चाहता है तो भी कर सकेगा। समझो, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बतलाता हूँ कि अपने को अपना बर्थडे मनाने का है, तो बर्थडे मनाने के दो विधि हो सकते थे जब तक ये राष्ट्रीय कालगणना नहीं आई थी तब तक। एक प्रकार ऐसा था कि वह ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से यानी दिसंबर, मार्च ये तारीख पर बर्थडे मना सकता था, हैप्पी बर्थडे। या और दूसरा जो उससे भी धार्मिक और रूढ़िवादी है वो बोलता था नहीं नहीं, मेरा जन्म इस तिथि को हुआ है, उसी तिथि को जो है मैं मेरा बर्थडे मनाऊंगा, जन्मदिन मनाऊंगा। तो ये दो अलग अलग तिथि चलते थे। अब ऐसा हो गया है कि अगर किसी को दिनांक से भी करने का है तो भी वह सौर दिनांक से कर सकता है। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा जन्मदिन जो है वो 1 जून को है, बोलने की जरूरत नहीं। उस दिन जो राष्ट्रीय काल गणना का जो तिथि आती है वही वह बतला सकता है और उससे करेगा तो भी चल सकता है। यानी आवाज इतने आवाज उसको अगर डेट से करने का है तो भी चलेगा,
लेकिन वो इतना तो जरूर है की वह आवाज फार कमी झाला आहे. प्रकाशजी तुमचा आवाज फार एकदा कमी झाला. आवाज नाही, आवाज व्यवस्थित आहे. प्रकाशजी तुमच्या मेरा मोबाईलचा कहना आवाज ऐसा वाढवा. है, मेरा वाढवला कहना नाही ऐसा पण है येत नाही. कि अगर जो आवाज तैयारी है. बर्थडे मनाने आवाज का है, व्यवस्थित आहे. आवाज कृपया फार बीच कमी में येतोय. कोई ना बोले. जब वक्ता बात कर रहा हो कृपया कोई बीच में ना बोले. वक्तव्य खत्म होने के बाद में आप कृपया बताएं प्लीज. तो ये मेरा आपसे- कहना ऐसा है कि मेनली क्या चीजें आती है तो अपने को उत्सव मनाने के रहते हैं, जैसे गणेश उत्सव है या और भी उत्सव है, दशहरे का उत्सव है। तो ऐसे जो धार्मिक उत्सव है वो उत्सव जो है वो पंचांग के अनुसार ही चलेंगे और इसको राष्ट्रीय दिन कालगणना में सरकार ने और वो मेघनाथ शाह जी की जो समिति थी उसने अनुग्रहित किया है, अलाउ किया है। तो यह जो पंचांग है उससे ऐसे सभी धार्मिक कार्यक्रम चलेंगे। लेकिन मैं एक ज्यादा बतलाता हूँ कि जन्मदिन जो है वो बहुसंख्य लोग जो है वो दिनांक से चलाते हैं, वो तिथि से नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं, वो भी करते हैं तो अभिनंदनीय है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है दिनांक से कहते हैं। मेरी उनसे विनंती इतनी है कि भैया आप दिनांक से करो, लेकिन दिनांक मत बोलो ग्रेगोरियन कैलेंडर की, क्रिश्चियन लोगों की। वह उसके लिए जो अपनी राष्ट्रीय कालगणना की जो दिनांक है वो बतलाओ, तो वो भारतीय दिनांक है, वो ही आ जाएगी और आपको फायदा इतना होगा कि व्यावहारिक कारण से वह उसका दिन फिक्स रहेगा, वो कुछ बदलेगा नहीं। तो उसमें आपको भी फायदा हो जाएगा, आपको बर्थडे विशेष देने वालों को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च दिसंबर ये बतलाने के बजाय आषाढ़ चैत्र यह रखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर की रखिए। मैं समझता हूँ यह जो इनको जो बतलाने का था या उनको जो शंका थी उसका निरसन हो गया होगा। एक और प्रश्न आया है, आखिरी प्रश्न ये लेते हैं। अभी जो प्रश्न पूछा था आर्यमन चेतस जी ने, वो कुछ सभा के समक्ष कुछ रखना चाहते हैं। मैं उन्हें विनती करता हूं कि वो कम शब्दों में अपना वक्तव्य सभा के समक्ष रखें, आपका प्रश्न रखें। आर्यमन चेतन जी। जी धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न था मूल उसी का विस्तार है। मुझे अपने प्रयोगों के लिए कुछ समझना है, वो मैं समझना चाहता हूँ। जैसे जो मैंने प्रश्न किया था कि उन मासों का समकक्ष कौन सा है, तो जैसे चैत्रादि मास तो हम चांद्र मास भी प्रयोग में देखते हैं अपने पंचांगों में। तो जब हम आपकी ये जो दिनदर्शिका की एक मोबाइल ऐप है हमारे पास में, मैं उसमें उसको कन्वर्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि आज हमारे सौर मास की कौन सी दिनांक है। तो अभी मैं एक संगठन चलाता हूँ, तो उसका जो मुझे पत्रकार करना है मैं उसमें इसका प्रयोग करना चाह रहा हूँ। एक तो जो अभी वर्तमान में प्रयुक्त वही वाले मास हैं, चैत्रादि मास ही हैं, वो सौर मास जो हैं उस दिनांक का, और साथ में जो ये मधु माधव नभ नभस्य ये वाले जो मास हैं इनका भी प्रयोग करके और युगाब्द के साथ में हम 2 प्रकार के दिनांकों का अपने पत्राचार में प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूं, मतलब जो ऐप में मुझे सौर मास दिखा रहा है बस उसी का परिवर्तन कर दूं, जो समकक्ष मास है उसका वो मधु माधव आदि में, और युगाब्द का परिवर्तन कर दूं, जो दिनांक रहेगा वो वही रहेगा क्या? हाँ, ऐसा दिनांक वही रहेगा। मेरी जहाँ तक धारणा है उसमें दिनांक वही रहेगा, केवल उसका नाम बदल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको तो सब मालूम ही है ऐसा लगता है, लेकिन बाकी लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। उसके लिए मैं ये मास का नाम जो अपने पूर्व जो वेद में के मास है बहुत पुराने, उनके नाम बतलाता हूँ। चैत्र मास का नाम जो है वह माधव है, माधव मास। वैशाख मास का नाम शुक्र मास है। ज्येष्ठ मास का नाम अभी वाला जो अपना राष्ट्रीय ज्येष्ठ मास है उसका शुचि मास है। आषाढ़ मास जो है उसका नाम नभ मास है। श्रावण जो है उसका नभस्य मास है नाम। भाद्रपद का यानी अग्रहायण का जो है वह ईश नाम है। अश्विन का ऊर्ज नाम है। कार्तिक का सह नाम है।
कार्तिक का ही पौष मास का तप नाम है, माघ मास का तपस्या नाम है और फाल्गुन मास का मधुमास नाम है। ये नाम है, दिनांक वही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के चैट बॉक्स का आखिरी एक प्रश्न हम लेते हैं। नितिन निराला जी का प्रश्न है कि हमें ये दिनदर्शिका या अपना जो साहित्य है वो कहाँ पे और उसकी जानकारी कहाँ पे मिले। मैं आपसे विनती करता हूँ नितिन जी कि www.rdpm.in ये अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सभी विस्तृत जानकारी तथा अपना दिनदर्शिका मिलने की सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी। कृपया आप नोंद कर लें www.rdpm.in। धन्यवाद। इस सभा का आखिरी प्रश्न सभा के समक्ष रखने के लिए मैं रीता केसरवानी जी से मैं विनती करता हूं कि आपका प्रश्न सभा के समक्ष रखें। ये आज की सभा का आखिरी प्रश्न रहेगा। इसके बाद आभार प्रदर्शन और आज की सभा की समाप्ति। रीता जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, हमको ये पूछना है कि पंचांग देखने का जो तरीका होता वो तो मेरे मन में बहुत सालों से तड़पती कि कैसे देखे, कौन मेरी सहायता करेगा। और लेकिन आप हम चाहते कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग शुरू करें कि पंचांग में जैसे कि होता नहीं सारा आपका तिथि वगैरह देखने का होता है, तो वो थोड़ा सा सीख सके। हमें लगता है कि बहुत से भारतीयों के महिलाओं के, पुरुषों में, बच्चों में भी ये ललक है, लेकिन कुछ सिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। प्लीज उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत करें। एक आदमी सीख लेगा तो कम से कम 10 को सिखा सकता है, 10 है तो वो 50 को सिखा सकता है। तो हमें भी बहुत सीखने का शौक है एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमने हरिद्वार से यज्ञ हवन वगैरह ट्रेनिंग लिया आर्य समाज के द्वारा, वो सब तो हमें आता है, संस्कार कैसे कराया जाता है, कैसे करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी आते हैं, लेकिन बस यही तिथि और पंचांग देखना नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। यही जो आपने जो आज प्रश्न रखा, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने रखा जो हम सबके भी दिल में है और जिसके लिए अपनी संस्था उसी के ऊपर प्रयास कर रही है। और ये अभी अपनी ये दूसरी सभा है, आने वाली सभा में अपन अवश्य उसका आगे से हम इसका लर्निंग सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपने सदस्य तथा कोई भी जुड़ सकता है और राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में जो जानकारी है, अच्छी जानकारी जो है वो कैसे पढ़े, कैसे देखे, कैसे समझे, तिथि के साथ में उसका मेल मिलाप कैसे करे, जो अपना मास है या वर्ष है उसका भी सारा डिटेल्स कैसे देखें, इसके ऊपर जल्द ही अपन लर्निंग सेशन शुरू करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश तुलसीराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कृपया आप अनम्यूट करके कुछ कम शब्दों में आप अपने प्रश्न रखें। हाँ, मेरा कुछ एक सवाल ऐसा है कि ये शालिवान शके, विक्रम संवत, ये 3-4 प्रकार के जो अपन कैलेंडर कालदर्शिका पे दिखाते ना, कालगणना पे, इसके ऊपर तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक ही फिक्स करो, ऐसा निश्चित करो, उसमें ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा ये है कि वो है 5221 और शालिवान 1943 और फिर विक्रम संवत, ऐसा यानी कि निश्चित कौन सा, ऐसा एक ही पूरा राष्ट्र एक है ना, तो एक ही काल करना चाहिए। ऐसा इसमें गड़बड़ी ज्यादा होती है सर। धन्यवाद सर, आपका प्रश्न उचित है और आपको इस प्रश्न का जो जवाब है आज की सभा में आज के वक्ता इन्होंने बहुत बारीकी से आपको दिया है। शायद आपको वो कनेक्ट कुछ विषय शायद कहीं बचा होगा। नहीं तो था, मैं पूरी सभा एडजस्ट करी मैंने। मैं आपका नंबर मैंने नोट करके रखा है। हाँ। और जो अपने संस्थापक सदस्य हैं या संस्था के जो जानकार जो हैं वो आपको फोन करके इसके ऊपर आपसे अवश्य चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट में बतलाना चाहता हूँ। जरूर आप रखिए। मैं राष्ट्रीय
कालगणना प्रचार मंच से सदस्य के नाते ही केवल निगडित हूँ और इसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं तप सदस्य हूँ यह संस्था का। तो ये ऐसा है देखो कि कैलेंडर जब छापते हैं कोई भी, तो यह सब लोगों के लिए होता है। तो इसके लिए ऊपर जो मेन लाइन है, बोल्ड लाइन, उसमें खाली उन्होंने दिए हैं। बाकी अंदर के जो डेट्स है, वह डेट जो है वह केवल ग्रेगोरियन वाले और शालिवांशक वाले, हाँ, शालिवांशक वाले और राष्ट्रीय काल दिनदर्शिका के ही है। लेकिन ऊपर का देना इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सभी लोग एक ही समय में अलग अलग कैलेंडर नहीं देख सकते हैं। यानी जैसे कि काल निर्णय भी देखना चाहता है, वो भी दीवार पर लगाए वाला है, ये अपना सौर काल कैलेंडर भी लगाया, ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम वो महीना कौन सा चल रहा है, साल कौन सा चल रहा है, इसका रेफरेंस के लिए वो दिया है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वही, लेकिन और एक अपने यहाँ के एक सदस्य है, उन्होंने पीछे मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था, उसमें यह बहुत वेहीमेंटली यानी बहुत जोरदार अपील की थी कि यह जो शालिवाहन शक के ऊपर अपना राष्ट्रीय काल गणना शुरू है और अमल में आती है सरकारी तौर पर, इसके बजाय यह युधिष्ठिर शक यानी युगाब्द जो है, जो कि आजकल अभी 5123 चल रहा है, वह जो है उसके ऊपर आधारित रहनी चाहिए अपनी राष्ट्रीय कालगणना। ऐसा उन्होंने बहुत वेहीमेंटली यहाँ पर रखा था और मैं उनका अभिनंदन उसके लिए करता हूँ कि वही विचार मेरे भी है और भी बहुत सारे लोगों के हैं कि हमारे पास में कलियुग का प्रारंभ जब हुआ है तब से, यानी युधिष्ठिर का राज्य जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन का वह जो युगाब्द है वह 5123 है और अभी हम 1943 को शालिवाहन शके का साल इसको दे रहे हैं। यानी इसके लिए, और अगर समझो हम विक्रम का देंगे तो वो और थोड़ा ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है। लेकिन ये जो है इनका जो कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन का, वो 2021 का चल रहा है। तो यह भावना जो अज्ञानी लोग है या बच्चे हैं, माइनर्स है, उनके मन में ऐसी आती है कि भाई अपना जो साल है वो केवल 1943 का है और इनका जो साल है वो 2021 का है, यानी इनका बहुत पुरानी है संस्कृति। लेकिन इससे भी कई पुरानी है अपना, कम से कम 5023 का तो जो है वो चल रहा है महाभारत का, और इसके पहले रामायण का भी है, इसके पहले वेदों का भी है। तो कम से कम वो नहीं तो नहीं, युधिष्ठिर शब्द तो बहुत जगह पर चलता है, अभी भी भारत में चलता है। तो यह युगाब्द रखा जाए, यह है। तो इसके लिए हमें सब लोगों को जो है वो तो लिखना तो पड़ेगा ना वहां पर युगाब्द। अगर वो वहां पर ये लोग नहीं लिखेंगे, इनके कैलेंडर में छपाएंगे नहीं, तो आपने को कैसा पता चलेगा कि अभी युगाब्द जो चल रहा है 5123 चल रहा है। तो इसके लिए उसके ऊपर युगाब्द तो रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब रखना जरूरी है रेफरेंस के लिए, और वह हर एक ने उसका फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है वो पढ़ना चाहते तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ो, लेकिन वो मालूम करने के लिए, वो चलने के लिए तो युगाब्द का छापना तो बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम हमारा ही कैलेंडर नहीं काम कर रहे, हमारे ही कैलेंडर का वापर नहीं कर रहे, तो यह युगाब्द डालो, इसकी जो मुहिम है वो कौन करेगा? वह अपने देश के लोगों को करनी पड़ेगी और सरकार के पास में, मोदी जी के पास में लेकर जाना पड़ेगा कि भाई ये मेघनाथ शाह ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत अच्छा काम किया और ये राष्ट्रीय कालगणना निर्माण की और वो चला रहे हैं, लेकिन इसका जो साल लिख रहे, वर्ष लिख रहे, वो शालिवाहन शके का लिख रहे। तो इसके बजाय आप अगर युगाब्द करेंगे तो वो आपका भी नाम इतिहास में इसे राष्ट्रीय कालगणना के साथ में जुड़ जाएगा। यह हम मोदी जी को भी जाकर बतला सकते हैं और हो सकता है कि वो सुनेंगे भी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा एजिटेशन और आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों के सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे। ये सब अगर करेंगे तो वो भी हो जाएगा, और ये अगर हो गया तो पूरे दुनिया में चले जाएगा कि इनकी जो कालगणना है यह बहुत ही पुरानी है, प्राचीन है। और इसके लिए ये कम से कम मालूम तो रहना चाहिए, और मालूम रहने के लिए राष्ट्रीय ये दिन
कालगणना वाले ये मंच वाले जो कैलेंडर छाप रहे हैं वह बहुत ही अच्छा और अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं अध्यक्षीय समारोह के लिए मैं अभय मराठी जी से विनती करता हूं कि वो आपका अध्यक्षीय समारोह रखें। अभय मराठे सर। नमस्कार। नमस्कार, आवाज येतोय? हाँ येतोय सर। येतोय. हाँ. प्रथम माननीय आबासाहेब, दिनेशजी गुप्ता, विवेकजी देशपांडे आणि जे कोण उपस्थित होते सगळ्यांचे सरोजजी पण आभार. आहेत ना काका? हा, सरोजजी यांचे आभार मानतो. आणि आजचा जो कार्यक्रम झाला हा खूप छान झाला, याच्यात वाद नाही. आणि हा जो दूसरा महीना है ये जो दूसरा पुष्प चालू है अपने कार्यक्रम का, जैसे जैसे हर महीने के राष्ट्रीय महीने के पहली दिनांक को ये पुष्प रखा है। अभी श्रावण महीने का पुष्प आज हो गया, हमने दक्षिणायन से ये पुष्प प्रारंभ किया 1 आषाढ़ से, और आगे भाद्र महीने का पुष्प आएगा। जैसे एक एक नए नए वक्ते आकर ये विषय सामने रखेंगे तो श्रोताओं को इस विषय की जानकारी होगी। ये इस प्रकार विषय रखने का ये कार्यक्रम इसलिए तय किया गया कि कोरोना कार्यकाल में हमारे साथ काफी लोग जुड़े गए, लेकिन किससे भी हम मिल नहीं सके या ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो इस सार्वजनिक मंच पे टोटल सबको ये जानकारी मिलना चाहिए, क्योंकि फोन पे भी इतने सवाल जवाब हो नहीं सकते। करके सबको 1 महीने में हर बार आने का हम प्रयास करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो आज उपस्थित है, इन लोगों ने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगले प्रोग्राम में जो कोई शिक्षक के लिए अलग करना चाहता है, क्या करता है, ये तो चर्चा हम अपने आप सदस्य लोग हैं तो आपसे करेंगे ही, लेकिन अपने साथ अपने किस लोगों को इस मीटिंग का इन्विटेशन या अपना जो हम लिंक भेजते हैं वो भेजकर इसमें उपस्थित कर सकते हैं। उसमें कोई भी शंका लेने की जरूरत नहीं है। इस मीटिंग सबके लिए खुली है, कोई भी उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये कार्यकारिणी की या सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक मीटिंग है। और ऐसे आप सब बाकी लोगों को बुलाकर अपने मीटिंग की उपस्थिति बढ़ाए तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। नए नए वक्ते, इससे ज्यादा जानकारी देने वाले वक्ते हमारे पास उनकी सूची है, हम एक एक को बुलाएंगे, लेकिन उपस्थिति बढ़ना चाहिए। इस प्रकार आज जो सब आप काफी लोग थे, आज मेरे मोबाइल पे जो दिखाई देता था उसमें करीबन 40 तक संख्या गई थी। तो इस प्रकार आप लोग सब उपस्थिति बढ़ाएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम इस विषय को और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो सब विषय आज हुए बहुत अच्छी ढंग से हुए, सब विषय पे चर्चा होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मराठे काका जी। मैं अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं अपनी संस्था के उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी से कि वो सभा समक्ष आभार प्रदर्शन करें। मैं सभी का आभार करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं और पूरे प्रोग्राम को उन्होंने अच्छे से देखा। और जो आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा था कि भी इतने सारे कैलेंडर क्यों हैं, तो हम जिसने भी उठाया था उनको हम डायरेक्टली बात करेंगे। बट मैं उसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो ये राष्ट्रीय कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की रिप्लेसमेंट है। जो विक्रम संवत है वो आज भी स्थापित है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो हमारी एक धार्मिक आस्था से और सभी चीज़ों से जुड़ा है। वो चंद्र की मूवमेंट के हिसाब से है, जो 100 मूवमेंट के हिसाब से है उसको हम ये राष्ट्रीय कैलेंडर स्थापित कर रहे हैं। उससे इसका कोई विवाद नहीं है, वो बिल्कुल वो चंद्र कैलेंडर है, ये कैलेंडर है। पहले भी हमारी संस्कृति में थे, बट अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को लगाया, तो हमारा विवाद सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर से है। विक्रम संवत बिल्कुल सम्मानीय है, हमारी आस्था से जुड़ा है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, वो उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है इन दोनों कैलेंडर में।
तो इसी के साथ मैं सभा को समाप्त करता हूँ। हम अगले महीने फिर मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी कड़ी चालू हुई है हमारी संस्था में कि हम अपने राष्ट्रीय मास के हिसाब से 1 तारीख को मिल रहे हैं और सभी हम वार्तालाप कर रहे हैं। इससे हमारे को भी बोध होता है कि हम श्रावण मास शुरू है अगले मास, और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा इक्विनॉक्स सॉलिटाइज सबसे लिंक है हमारा कैलेंडर, तो इससे हमारे को इसकी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी पता चल रही है। तो अवसेकर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा ये मीटिंग की कड़ी जोड़ते हैं वो। और अब मैं मीटिंग को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो मैं सभी से अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और पूर्णिमा का कल धूमधाम से मनाएं, और जो पूर्णिमा का चांद हो गए उसका सब स्वागत करें, यही विनती है मेरी। और एक मैं आज एक और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि सभी लोग हम संस्कृति से जुड़ते हैं, तो जैसे अभी हमारी संस्कृति में कोई नियम नहीं है, जैसे मुसलमान नमाज करता है, तो एक अग्निहोत्रा के बारे में सभी लोग जानकारी लें, और जिसको अगर वो जानकारी अच्छी लगे तो उसको अपने जीवन में उतारे। अभी बीच में सूर्यास्त का समय हुआ था, तो मेरे को मीटिंग के दौरान ही अग्निहोत्रा यज्ञ करना पड़ा, वो 2 मिनट का यज्ञ है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो इसको अपनाएं। धन्यवाद। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभागार में उपस्थित हर एक गुरु को मैं पुनश्च एक बार आभार प्रकट करते हुए आज की ये सभा यहाँ पर पूरी हो जाती है, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद।